जो विद्यार्थी कल की क्लास में नहीं थे वो आज सुन लीजिएगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, याद होना चाहिए कि भारत सरकार जो है वो एनवायरमेंट असेसमेंट के ऊपर कुछ चीजें लेकर के आ रही है। क्या लेकर के आ रही है वो बातें मैंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ काट के लिख दी है। इस बात को आप समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इसको समझने के लिए आप मेरी परसों वाली क्लास देख लेना, मैंने प्रॉपर आधा घंटे में ये सारी बातें समझाई थी। आज मैं उससे आगे की बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं दोबारा वही सारी बातें सिखाऊंगा तो समय बहुत खर्च हो जाएगा। साथियों, इन्होंने एक चीज लिखी। अब आप कहेंगे सर ये तो न्यूज बहुत पुरानी ले आया। न्यूज पुरानी नहीं है सर, आपको जो चीज दिखनी चाहिए वो नई है। मैं आपको वो बताता हूं। इनके अंदर ही इस राइटर ने कहा है, ये न्यूज यहीं से लाया हूं, देख लो। ऑन जुलाई 12 दिख रहा है आपको, फ्राइडे, ये चीज जुलाई 12 की इस राइटर ने आजकल के अखबार में यूज की है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि 12 जुलाई का दिन था, ध्यान से सुनिएगा, 12 जुलाई का दिन था। एक एनजीओ जिसका नाम फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया नाम से एक एनजीओ था। क्लियर? एक कलेक्टिव ऑफ यंग एनवायरमेंट कैंपेनर, ये वो हैं जो कि प्रकृतिवादी हैं, यानी कि यंग और नए खून के लोग हैं, प्रकृतिवादी हैं। इन्हें एक नोटिस प्राप्त हुआ, किसके पास से? दिल्ली पुलिस के पास से। और इनसे कहा गया कि आप लोग जो हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हुए पाए गए। दोबारा सुनिएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। इनसे कहा गया कि आप लोग जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। किस चीज का? कि आप लोगों ने कुछ नियम विरुद्ध कार्य किया है। अच्छा, बोले क्या कर दिया? इनसे कहा गया कि आपके ऊपर क्राइम है, आपने जो जुर्म किया है वो ये है कि सेंडिंग टू मेनी ईमेल्स, आपने बहुत सारी ईमेल्स भेज दी। किसको भेज दी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर जी को सब्जेक्ट टैग करते हुए EIA 2020। जिनको मुद्दा समझ में आ गया हो थम्स अप करें। बोले तुमने सरकार को बहुत सारी ईमेल्स भेज दी, ये लिखते हुए EIA 2020, इस कारण से तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, चलिए बेटा तुम्हारा काम हो गया है। इसका मतलब दो चीजें गलत हो गई। एक तो वास्तविकता में आप सरकारी ऑफिस को इस तरह से भी हरेस नहीं कर सकते। अगर मैं आपके पास में एक ही जैसा मैसेज 1000 बार भेजूंगा या आप मेरे पास भेजेंगे तो फाइनली मैं मेंटली डिस्टर्ब रहूंगा, ये बात सही है। लेकिन दूसरी तरफ भी बात सही है कि जब आपने ये तरीका अपनाया, एक ही व्यक्ति ने इतनी मेल भेजी परेशान करने के लिए, तो दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि उनका जो पॉइंट है वो भी कंसर्न वाला था। तो दो तरफ से बातें गलत हुई। एक तो उसको गिरफ्तार करने का नोटिस दिया गया, नंबर एक। दूसरी तरफ से जो बात हुई वो ये थी कि इनकी जो बात थी उसमें तो कोई कंटेंट रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गया? ओके। तो मेरे प्यारे साथियों, इस आधार पर नोटिस द ग्रुप रिसीव क्लेम दैट द कैंपेन डिटेल पब्लिश्ड ऑन इट्स वेबसाइट कंटेन objectionable content and constituted unlawful activities on or terrorist act which were dangerous for the peace, tranquility and sovereignty of India। इनकी वेबसाइट के ऊपर भी भाई साहब ये कह दिया है ना, उसकी वेबसाइट के ऊपर भी क्या बता दिया गया भाई साहब कि आप लोग जो हैं वो ओवरऑल तरीके से देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ भाई, लाक्सू जैन भेज दूंगा बेटा, अभी भेज दूंगा क्लास के तुरंत बाद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन दो द नोटिस वाज इवेंचुअली विथड्रॉन, लेकिन बाद में इस नोटिस को हटा लिया गया। और पता है क्या कहा गया? क्या कहा गया पता है? ये क्लैरिकल मिस्टेक थी। हाँ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? क्या कहा गया? इनसे कहा गया कि भाई साहब यहां पर क्लैरिकल मिस्टेक थी। ये बात कहकर के मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखिए अपनी क्लास में ना बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं। इनमें से ही एक फर्जी आदमी आया है जो कि मतलब चौकीदारों का कैप्टन है, जिसका नाम कैप्टन धर्मेंद्र है। उसको चौकीदारों ने अपना कैप्टन बना लिया और वो जो है वो बार बार अपना अटेंशन प्राप्त करने के लिए कर रहा है। नाम क्या है? कैप्टन लगा रखा है, लेकिन वो पीछे लिखना भूल गया कि मुझे चौकीदार एसोसिएशन ने अपना कैप्टन बना रखा है ना। तो उसको अटेंशन चाहिए था कि सर उसका नाम ले। वो इतने सारे चैट के बीच में भी एक चीज लिख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो नाचो बेटा, कपड़े उतार के नाचो, कोई नहीं देख रहा है तुम, है ना। तो चौकीदारों के कैप्टन को निवेदन है मेरा कि भैया क्लास छोड़े और बहुत सारी क्लास चलते वहां जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? एंटी टेरर लॉ कैन इन्वोक, तो भाई इनसे कहा क्लैरिकल मिस्टेक की गई है, क्लैरिकल मिस्टेक। देन द कंट्री एंटी टेरर लॉ कैन बी इन्वोक्ड विद सच फसाइल एज इज ए शडर्डिंग थॉट। अब बढ़िया सवाल ये बना, बोले सर अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक था, अगर सवाल बनता है कि सर ये क्लैरिकल मिस्टेक था तो एक बात बताएं। बोले हाँ, कि ये जो है ना इतनी आसानी से क्या किसी के ऊपर भी एंटी टेररिस्ट एक्ट काम करने लग जाता है क्या? मतलब किसी बाबू ने गड़बड़ करी और किसी के ऊपर इतना जल्दी केस लग जाएगा क्या? ये बड़ी बात हो गई सर, एंटी टेरर लॉ इतना आसानी से लग जाएगा क्या? ये भी एक चिंता की बात है सर। बट इक्वली दिस मस्ट आल्सो मेक अस वंडर व्हाट इज अबाउट FFF कैंपेन दैट ड्रू सच आयर आउट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी चीज क्या थी इसके अंदर जिसको लेकर के गवर्नमेंट के पसीने छूट गए? In the new draft EIA policy, so critical to the state program that even the slightest act of dissent are to be quashed with maximum force। इससे अंदाजा इस बात का लगता है कि सरकार को अपने खिलाफ इतना सा भी अगेंस्ट नहीं सुनना। उनको अपने खिलाफ बोली गई इतनी सी बात को भी वो इतना फोर्सफुली एंटी टेररिस्ट लॉ लगा करके उसको भैया स्क्वैश कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ रहे हैं? गलती से किसी बाबू ने भेज दिया, बोले साहब भेजना किसी और को था, गलती से आपको भेज दिया, तो बोले भाई ऐसे तो करके किसी को भी आप कल को जेल में डाल दोगे, है कि नहीं? पहले ये बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सब करिए, मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको आगे देखो। The wreckage of COVID-19 one would have thought would have given the government a chance to reassess what its goals towards climate justice ought to be।
सरकार के क्लाइमेट गोल्स क्या होने चाहिए? आफ्टर ऑल द पेंडेमिक हैज हैड अ सीयरिंग इफेक्ट ऑन हाउ वी लीड आवर लाइव्स. इट हैज अल्टर्ड आवर रिलेशनशिप नॉट ओनली विद ईच अदर बट आल्सो विद द एनवायरनमेंट. आज पेंडेमिक के काल में भी अगर हम ये नहीं समझे, क्या नहीं समझे कि भाई साहब जितना भी मामला फैला है, कोरोना का मामला फैला हो या किसी का भी, वो पर्यावरण के साथ की गई छेड़खानी का ही परिणाम है. और अगर आज भी हम उस बात को नहीं समझे और आज भी हम पर्यावरण से अगर छेड़खानी कर रहे हैं तो ये गलत है. इट हैज अल्टर्ड आवर रिलेशनशिप विद नॉट ओनली ईच अदर बट आल्सो विद द एनवायरनमेंट. ड्यूरिंग दिस टाइम द डेकेड्स ऑफ पिटीफुल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन हैव clearly been brought to the fore as has the fragile of our basic infrastructure. इससे आपको पता चलना चाहिए कि आप जितना पैसा कमाने जा रहे हैं ना, आपको लगता है कि आप लोग एनवायरमेंट क्लियरेंसेस दे करके सरकार जो है वो बहुत सारा पैसा कमा सकती है, इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए काम कर सकती है. लेकिन ध्यान देखिएगा, ध्यान से सोचने की आवश्यकता है कि पर्यावरण जब अपनी स्थिति पर आता है तो बहुतों की जान ले लेता है, बड़े बड़े पैसे खर्च करवा देता है. आज पूरी दुनिया जो देख रही है, बड़ी बड़ी दुनिया की करेंसी, बड़ी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, तो वो पर्यावरण को अगर समय पर इज्जत दी होती तो ऐसा नहीं होता. But the responses of the crisis seem to mirror of the failure of the past. The more that goes wrong, the more we want to do same thing again. As do all things we desire in a return of pre-pandemic status quo. What we do not. तो ये फालतू की बातें लिखी हुई है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है. तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी. अब जो अच्छी चीज लिखी गई है वो यहां से शुरू करते हैं. Around the world, legislative intervention mandated EIAs began to bargain in late 1960. दुनिया के अंदर कब से शुरू किए गए? क्या शुरू किए गए? दुनिया के अंदर बार्गेनिंग कब से शुरू की गई? किस चीज को लेकर के? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कब से प्रारंभ हुआ? तो कहते हैं 1960 के दशक से शुरू हुआ था दुनिया में. ठीक है सर. द बेसिक क्रीडो ऑफ दीज मेजर्स वाज टू एंश्योर दैट द स्टेट हैड एट इट्स पोजीशन a disinterest analysis of any diplomatic project and the potential impact that might have on the environment. ये अपन बात बता चुके हैं. It took India to until 1994 before it's notified its first set of assessment norm under the Environment Act 1986. तो हमको इस लाइन से क्या अंदाजा लगता है कि भारत में पहली बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की चर्चा कब की गई? 1994 में की गई. ये बात भी याद कर लीजिएगा. समझ में आ गई? 1996 के एक्ट के थ्रू की गई थी. आज मैंने आपको सवाल दिया था 1996 के एक्ट पर भारत ने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 1994 में नोटिफाई किया था. दिस पॉलिसी मैंडेटेड दैट प्रोजेक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन साइज फ्रॉम सर्टेन सेक्टर्स सच एज माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, पोर्ट, एनवायरमेंट, एटॉमिक एनर्जी सिक्योर एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एज अ प्रीकंडीशन ऑफ देयर कमेंसमेंट, बट द नोटिफिकेशन सब्जेक्ट वाज रेगुलर अमेंडमेंट प्रोवाइड ए फेलियर. मेरे प्यारे साथियों, 1994 के बाद में 2006 वाला EIA चल रहा है. ये 1994 के बाद में 2006 का आया, 2006 के बाद 2020 का आ रहा है. याद कर लीजिएगा. ठीक है ना. आयरोनिकली ऑन द बैक ऑफ कॉर्पोरेट प्रेशर कहा गया कि 2006 में भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए मेरे प्यारे साथियों 2006 के अंदर भी प्रयास किया गया था और उसके अंदर भी कॉर्पोरेट के प्रेशर में ये कार्य किया गया था. ये बात मैंने पूरी तरह से आपके सामने रख दी है. उम्मीद है यहां से आपको सारी बातें पता चल गई होंगी. अब प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर का राइटिंग लिख करके देख लीजिएगा. ठीक है. आपको जो आवश्यक पॉइंट है वो सारे के सारे यहां पर लिख कर दे दिए गए हैं. दोनों भाषाओं में लिख कर दे दिए गए हैं. हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए उपस्थित है. डन. आखिरी सवाल, इसको और देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों. हालांकि आपका समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर लग रहा है. द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मुद्दा है इसको समझने के लिए इसकी हिस्ट्री जाननी होगी. मतलब 5-7 मिनट और लगा लो आप आपकी, है ना. हाँ भी, तो 5-7 मिनट का समय और दे दो. मैं आपको ये मुद्दा भी थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं. थोड़ा टाइम है. ठीक है ना बेटा. तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ये समझ लीजिएगा. आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इतिहास जानने के लिए हिंदू ने पूरी बातें समझाई हैं. देखिए सर, ये पूरी की पूरी लाइन यहां से उठा करके यहां ले आया हूं. ठीक है ना. अब सुनिए सर, इसकी स्टोरी समझिए पहले. मैं पूरी ट्रांसलेशन आपको हिंदी में कर दूंगा, चिंता मत करिए. इधर देखिए. Contempt of court as a concept that seek to protect judicial institution from motivated attack and unwarranted criticism. मतलब क्या हुआ? Contempt of court है क्या? परिभाषा क्या है? इसका मतलब हुआ कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाए किस चीज से? अगर कोई जबरदस्ती जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक करे. अटैक का मतलब ये पत्थर मारे, उनकी इमेज को डिफेम करे. दूसरा, उनकी बिना मांगी क्रिटिसिज्म करे. इस चीज को मेरे प्यारे साथियों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कंसीडर किया जाता है. And as a legal mechanism to punish those who lower its authority is back in the news in India. वापस खबर में आ गई है ये चीजें. This follows the initiation of contempt proceeding by the Supreme Court of India on its own motion. Supreme Court of India ने खुद के ही द्वारा एक मोशन पारित किया against advocate activist प्रशांत भूषण. How did the concept of contempt came into being? ये कैसे खबरों में आया? कैसे contempt of court न्यूज बना? ये तो सुनो मोटो तो समझाया आपको मैंने, सही है. अब सवाल बनता है इसका इतिहास क्या है. आइए मेरे प्यारे साथियों इधर देखते हैं. The concept of contempt of court is several centuries old. बहुत साल पुराना है. In England, अब इंग्लैंड की हिंदी तो इंग्लैंड ही होगी ना. It is a common law principle that seek to protect judicial power of king. ये राजा के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए लाया गया था. Initially exercised by himself. राजा का कोई आदेश हुआ और किसी ने उसके आदेश की अवहेलना करी तो उसके खिलाफ ये आदेश लागू हो जाता था. And later by panel judges who opted in his name. और उसके बाद में जब लोग राजा के बिहाफ पर न्याय करने लगे कि राजा ने बिठा दिए 4 जज की चलो भाई तुम न्याय करोगे, तो उस समय पर मेरे प्यारे साथियों उनके द्वारा जो जजेस थे उनके द्वारा किया गया कार्य जो होता था वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके अपने न्याय को बचाते थे. Violation of judges order was considered an affront of the king himself. One time any kind of disobedience to judges or obstruction of the implementation of their directives or commands and actions that showed disrupted towards them came to be punishable. उस समय ऐसा हुआ करता था कि कोई भी ऐसा कार्य जो राजा के काम को, राजा के आदेश को, जजों के आदेश को अगर कोई किसी प्रकार से कंडेम करता था तो उसको माना नहीं जाता था, मतलब उसको सजा दे दी जाती थी. द चिलिंग इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. हाँ भाई, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो, मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको कहा था चिलिंग इफेक्ट देता है.
भाई चीजें आप रिलेट करके सुन रहे होंगे तो मजा आ रहा होगा। याद करिए मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, ये फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट है। अब याद रख लेना, ये पेपर में सवाल बनेगा कि चिलिंग इफेक्ट, हाउ डज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्ट्स एज ए चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आपको यही सारी बातें समझानी होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हम सब करो यार, कितनी प्यारी बात समझाई है यार, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देयर वर प्री इंडिपेंडेंस। अब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टेटरी बेसिस, क्या कानून में हमारे लिए कोई बात की गई है इससे संबंधित? बोले हाँ। बोले क्या? देयर वर प्री इंडिपेंडेंस लॉ ऑफ कंटेम्प्ट इन इंडिया। भारत में इंडिपेंडेंस से पहले लॉ थे इसको लेकर के। क्या? बिसाइड द अर्ली हाई कोर्ट, द कोड ऑफ सम प्रिंसली स्टेट आल्सो हैव सच लॉ। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज मेड वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी वो पुरानी वाली किताब उठाएंगे पीएम बख्शी, तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डाला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति बोलने के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट के खिलाफ बोलने लग जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सेपरेटली, हाँ भाई, आज ये आर्टिकल मैंने पूछे थे। देखो, द हिंदू अगर कोई सही से पढ़ता है ना, तो अपने आप में वो पूरा यूपीएससी का पेपर है। आप मुझे बता दो कौन से अखबार में ये बातें आती हैं, कौन से अखबार में आती है? क्या आपको ये आर्टिकल आज तक दैनिक भास्कर, पत्रिका, दैनिक जागरण और ये क्या नाम है आपकी पंजाब केसरी, अमर उजाला, इनमें कहीं दिखाई दिए क्या? आप सोचो कितने हाई लेवल की बातें अखबार करते हैं, अपने आप में नोट्स है ये। आप सोच के देखिए, अपने आप में नोट्स है यार ये, समझ रहे हैं आप? उनके तो समझ से परे कि क्या बातें लिख रही हैं। इसने लिखा है कि भाई आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 से कह देता है। और दूसरा, पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एंड आर्टिकल 215। बोलो भाई, आज दोनों की दोनों पढ़ाए थे कि नहीं? आ गई बात समझ में? कंफर्ड ए कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द हाई कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये भी आज सवाल में था। बोलो भाई, याद आ गया? इन तीनों को याद कर लेना बेटा, है ना? 129, 215 और 1971, स्ट्रेटरी बैकिंग ऑफ द आइडिया। इन दोनों आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट का नाम क्या था? द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है बेटा, ये बात आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए। अब आखिरी पैराग्राफ जो आपको पढ़ना है वो क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है मेरे प्यारे साथियों। कौन कौन सा होता है? दो प्रकार का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है मेरे प्यारे साथियों। एक का नाम है सिविल और एक का नाम है क्रिमिनल। बेटा ये नोट्स बन जाने चाहिए आपके पास, ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी चीजें भाई, ये इतना अच्छे से समझाते हैं ये लोग, बस पढ़ लीजिए। सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट किसे कहा गया है, उसकी परिभाषा क्या है? इसमें कहा गया है कि जब कोई जानबूझ करके कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करे, willfully disobeyed the court order or willfully breaches an undertaking given to the court। आपने कोर्ट में ये कहा, लिख करके शपथ पत्र लिया कि हाँ भाई मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, अगर आपने ऐसा नहीं माना तो उसके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। अरे अपन शपथ पत्र नहीं लेते क्या कि भाई हाँ मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करूंगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई शपथ पत्र दिया कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट में गवाही देता हूं इस व्यक्ति की कि हाँ भाई मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। कल को मान लो आप गवाही नहीं लिए और आप खुद भाग लिए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वही तो गलत शपथ पत्र क्यों देके गया। और इसी प्रकार से अगर कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि हाजिर होना है, आप हाजिर नहीं हुए, तो फिर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप गए। समझ में आ गया? एफिडेविट, जी हाँ। नंबर 2, अब आता है क्रिमिनल किसे कहते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उसमें क्या है, 3 फॉर्म है इसके अंदर। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आपको पता है प्रशांत भूषण पे क्या लगा है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा है। क्या हुआ है देखिएगा ध्यान से। क्या है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के 3 मुद्दे? वर्ड, रिटन और स्पोकन, साइन और एक्शन दैट स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी सिग्नेचर, ऐसा कोई भी कार्य जो कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को कम करता हो मेरे प्यारे साथियों, उसे किसमें डाला गया है? उसे उठा करके डाल दिया गया मेरे प्यारे साथियों, इसको आप उठा करके क्रिमिनल फॉर्म में डाल देते हैं। क्लियर हो गया? नंबर 2, प्रीजुडिस यानी कि पहले निर्णय आया नहीं, आपने ही निर्णय सुना दिया कि राम मंदिर का पक्ष निर्णय जो है वो इनके पक्ष में रहेगा, फलाने मुद्दे पर जो धारा 370 है वो इसके पक्ष में जाएगी, आपने पहले ही सुना दिया। और इंटरफेरेंस विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, आपने कोई भी ऐसा निर्णय खुद से सुना दिया और इंटरफेयर कर दिया जो कि आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावित कर रहा है, तो वो भी आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। और तीसरा, इंटरफेयर विद और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आपने अगर किसी सचिवालय, अगर किसी न्यायालय के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करने का कार्य किया, गए आप जाकर के बाबुओं को कूट दिए कि जाओ बेटा हमारा नंबर पहले लगाओ, बाबू कूट गए बेचारे हैं, तो भाई साहब ऐसी स्थिति में भी आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब हुआ ये सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऑलरेडी रिटन है। कौन से एक्ट में लिखे हुए हैं? एक्ट है 1971। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर आपसे यही लाइन पूछी गई है और ये कौन लोग गए हैं? एन राम, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ये लीजिएगा, यही तो न्यूज़ थी जो मैंने आपको पढ़ाई है। समझ में आ गया? मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट, अब यहां पर ये लास्ट लाइन बोल दे रहा हूं, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, केवल इतना समझ लो कितना पनिशमेंट मिलता है इसमें। 6 महीने की सजा मिलती है और 2000 रुपए का जुर्माना। हंस लीजिए थोड़ा, इतना माहौल बनने के बाद भी अगर 6 महीने का सजा मिल रही है तो फिर क्या ही है। अरे भाई, जिन लोगों को 6 महीने की सजा मिल रही है ना, उनकी एक दिन की कमाई 5 से 10 लाख रुपए के बीच है। समझ रहे हो? एक दिन की कमाई उनके लिए 6 महीने भैया बहुत बड़े होते हैं। अभी गया ना हमारे राजस्थान में केस हुआ था, तो वो सालवे, हरीश सालवे के बारे में बता रहे थे, शायद एक सुनवाई का कितने लाख रुपए लेता है हरीश सालवे। मतलब इतने महंगे महंगे वकील होते हैं भाई ये लोग। ठीक है, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ गए? हाँ जी। व्हाट इज द नॉन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? किस चीज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहा जाएगा? क्या नहीं कहा जाएगा? अगर किसी ने फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग की हो ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मान लीजिए कि जज अंदर कुछ भी चल रहा है कोर्ट में, आपने वो सारी बातें बाहर सही सही से बता दी, उस पर कोई भी कंटेम्प्ट नहीं लगेगा, है ना। और नॉर एनी फेयर क्रिटिसिज्म
ऑन द मेरिट्स ऑफ जुडिशियल ऑर्डर आफ्टर ए केस इज हर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और उस निर्णय के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हुए पाए गए तो उस पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि वो आप क्रिटिसिज्म का अधिकार आपके पास है। देखिए ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए भाई, इसके आधार पर भी आप उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया भाई साहब? हो सके तो एक बार शानदार सा थैंक यू बोल दो यार हमको यार, पूरा की पूरा सवाल लेकर के आए बहुत अच्छा अच्छे से यार, इतनी मेहनत से आपको मतलब नॉन स्टॉप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तो बनता है यार थैंक यू यार टाइप से, नहीं? तो ये सारा कंटेंट आपको डाल रहा हूं मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर। 1,59,000 मित्र जुड़े हुए हैं, आप भी कनेक्ट हो जाइए, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे प्यारे साथी कल से मेरे साथ हिंदू कल से तो सोमवार से होगा ही आपका ये क्लास नो डाउट। और हाँ, जो मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ करके यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स आ चुका है एनसीईआरटी बेस्ड। कल से यानी कि 3 अगस्त से क्लासेस शुरू होने जा रही है, शाम 4 बजे पहली क्लास है, ठीक है बेटा? अंकित 10 रेफरल कोड लगा के क्लासेस एक्सेस कर लो, प्लस लो या आइकॉनिक, दोनों ही केसेस में आप जो भी क्लास लेंगे उपस्थित मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इंटरव्यू की क्लासेस, मेंस के टेस्ट पेपर वगैरह ये सब मिलेंगे। आइकॉनिक का फायदा ये है कि आइकॉनिक में एक व्यक्ति जिसने खुद ने यूपीएससी क्लासिफाई कर रखा होगा वो आपको एज ए मेंटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा? फाउंडेशन बैच अपना ऑलरेडी चल रहा है, इंडियन पॉलिटी में इसमें पढ़ा रहा हूं एसएससी के अंदर। जिनको ये क्लास लेनी हो ले लें, और शाम को 7 बजे सबको पॉलिटी का टेस्ट देना आना है। सब्सक्रिप्शन लो या मत लो, पहले क्लास पढ़ने आ जाओ, टेस्ट शाम 7 बजे, ठीक है? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आप ले लीजिए। चलिए साहब, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 7 बजे, बाय बाय, सी यू।